दोस्तों अक्सर हमें गांव में रहने वाले या फिर गांव में रह चुके लोगों से बहुत तरह के अद्भुत घटनाएं सुनने को मिलते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम दो ऐसे ही सच्ची घटनाओं को सुनेंगे जिनमें कुछ लोगों ने पर्सनली उन भूतिया घटनाओं को अनुभव किया है। तो दोस्तों बिना और देरी किए पहले घटना की ओर बढ़ते हैं, जो कि मुर्शिदाबाद के रहने वाले एक लड़के के साथ आज से कुछ साल पहले घटा था, जिसको और भी अच्छे से समझने के लिए हम इस घटना को उसी लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। दोस्तों मेरा नाम राजू है और मैं मुर्शिदाबाद के एक गांव का रहने वाला हूं। दोस्तों आज मैं आपको अपने साथ घटी एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूं जिस पर आप शायद ही यकीन करोगे, लेकिन एक घटना सिर्फ तब तक ही अविश्वसनीय लगती है जब तक कि वो घटना आपके साथ नहीं हो जाता। साल था 2017, जब मैं 10th क्लास में था। बोर्ड का एग्जाम भी सर पे था, इसलिए पढ़ाई का दबाव भी बहुत ज़्यादा था। उस समय मैं अपने स्कूल के ही एक टीचर के पास रोज शाम को 6 बजे पढ़ने जाता था और जब मैं घर लौटता था तब रात के यही कोई 8 या 8:30 बज जाते थे। एक दिन जब मैं रोज के तरह ट्यूशन पढ़ने गया था, उस समय अचानक पढ़ाई के बीच मैंने देखा कि चारों तरफ घना अंधेरा छा गया है, क्योंकि आसमान में काले बादल छाए हुए थे। इसलिए मौसम को बिगड़ता देखकर उस दिन मेरे टीचर ने मुझे जल्दी छुट्टी दे दिया ताकि मैं जल्दी से घर पहुंच सकूं। उस समय तकरीबन 8 बजने ही वाले थे, लेकिन आसमान के घने बादलों के वजह से रास्ते में जरा सा भी चांद का रोशनी नहीं था, जिसकी वजह से वो रात दूसरे रातों से कहीं ज्यादा अंधकार भरा था। जिसमें इसी बीच में चलते हुए जल्दी से घर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आसपास के डरावने माहौल को देखकर मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि मेरे घर के रास्ते के एक तरफ घने से जंगल के बीच में एक कब्रिस्तान था और रास्ते के दूसरी तरफ एक नहर। रास्ते में इतना अंधेरा था कि मैं अपने हाथ को भी नहीं देख पा रहा था। जिसमें इसी बीच में चलते चलते कब्रिस्तान के पास पहुंच गया। हालांकि मैं यहाँ से रोजाना घर जाता था, लेकिन आज न जाने क्यों मुझे वो कब्रिस्तान बहुत ही डरावना लग रहा था। इसलिए मैं और भी जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। पर इसी बीच जब अचानक बिजली कड़का, तब मैंने देखा कि एक काले साए के आकार का चीज कब्र के ऊपर खड़ा है। सिर्फ 1 सेकंड के लिए मैंने उसका भयानक चेहरा देखा, जो कि था तो पूरा काला ही, लेकिन उसके 2 लाल आंख के गोले जैसे आंखों को देखकर मेरा पूरा शरीर ही सुन्न पड़ गया था। अचानक मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर भी बहुत भारी हो गया है, ऐसे मानो जैसे मेरे कंधों पर कोई बैठा हो। हालांकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है, पर अचानक से मेरा चलना तक मुश्किल हो गया था। इसलिए मुझे जितने भी मंत्र और दुआएं आते थे, डर के मारे मैंने वो सभी अपने मन में पढ़ना शुरू कर दिया। पता नहीं था कि ये तरीका काम आएगा या नहीं, लेकिन मैं उस रात ऐसे करते करते ही उस कब्रिस्तान से वापस लौटा था। घर लौटने के बाद मुझे ये लगा कि अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हाथ मुंह धोते ही मेरा शरीर फिर से हल्का महसूस हो रहा था। इसलिए मैंने इन सब के बारे में अपने घर वालों को नहीं बताया, बल्कि मैं बेफिक्र होकर रात को खाना खा के सो गया। लेकिन आधी रात को अचानक से एक तेज आवाज ने मुझे जगा दिया। आवाज बिल्कुल वैसा था जैसे किसी बड़े पेड़ के टूटने पर आता है। इसलिए मैंने अपने खिड़की से बाहर की तरफ देखा, जहां चारों तरफ ही अंधेरा था और हल्का हल्का बारिश हो रहा था। लेकिन इसी बीच मेरी नज़र घर के सामने जो अमरूद का पेड़ था उस पर पड़ा, जो कि बड़े ही अजीब तरीके से हिल रहा था। घड़ी देखा तो उस समय रात के 2:30 बज रहे थे और उस हल्की सी बारिश के बीच ना तो कोई तूफान आया था और ना ही वहां पर हवा चल रहा था। तो ऐसे में आसपास के सभी पेड़ों को छोड़कर आखिर सिर्फ वही अमरूद का पेड़ इतने जोर जोर से क्यों हिल रहा है, ये जानने के लिए मैं खिड़की के और भी नजदीक गया। लेकिन मैंने जो देखा उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था।
मैंने देखा कि कब्रिस्तान का वही भयानक काला साया अमरूद के पेड़ के नीचे खड़ा है, जिसको देखकर डर के मारे मैं तुरंत ही खिड़की बंद करके बिस्तर पर लेट गया। लेकिन खिड़की के बीच में जो दरार था, मैं उससे अब भी उसको देख सकता था, जिसको देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए मैं डर के मारे चुपचाप पूरी रात वैसे ही बैठा रहा। हालांकि मैं अगली सुबह ही इन सब के बारे में अपने मम्मी पापा को बताना चाहता था, लेकिन वो सुबह खेतों के काम में व्यस्त थे और मैं उनके आते आते स्कूल चला गया था। स्कूल के खत्म होने के बाद घर लौटकर कुछ समय के लिए आराम किया और 5:30 बजते ही मैं फिर से ट्यूशन के लिए चला गया। उस दिन ट्यूशन में हम सभी का टेस्ट था, इसलिए उस टेस्ट के कारण हमें छुट्टी भी देर से मिला। जब मुझे छुट्टी मिली तब लगभग रात के 9 बज रहे थे। गांव में रात के 9 बजे का मतलब बहुत रात होता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी घर की ओर जाने लगा, खास करके उस घटना की वजह से जो मेरे साथ पिछले दिन ही घटा था। हालांकि उस रास्ते से आगे बढ़ते हुए मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन अब जब इस रास्ते के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, तो ऐसे में मैं जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही मैं उस कब्रिस्तान के पास पहुंचा, मैंने फिर से उसी साये को उसी सेम जगह पर खड़ा देखा जहां वो कल खड़ा था। लेकिन आज वो सिर्फ खड़ा नहीं था, बल्कि वो हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बुला रहा था, जिसे देखकर मैं डर के मारे सीधे गांव के तरफ भागा और तब तक नहीं रुका जब तक कि मैं अपने गांव के सीमा तक नहीं पहुंच गया, जिसके वजह से मैं उस दिन इतना थक गया था कि मैं खाना खाए बिना ही सो गया। लेकिन रात के यही कोई 1:30 बजे के करीब अचानक से मेरे कान के पास किसी के फुसफुसाने का आवाज आने लगा। उठकर देखा तो वो आवाज खिड़की के बाहर से आ रहा था, लेकिन वो आवाज किसी एक की नहीं थी, बल्कि कई लोगों के एक साथ फुसफुसाने की थी, जो कि शायद उर्दू में कुछ बोल रहे थे। इसलिए डर के मारे मुझसे और रहा नहीं गया। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी माँ को पुकारना चाहा, वैसे ही न जाने क्यों मेरे मुंह से आवाज निकलना बंद हो गया। ठीक तभी महसूस हुआ कि मेरा शरीर भी हिल नहीं रहा, जैसे कि मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया हो। सिर्फ मेरी आंखें ही खुली थी और मेरे आंखों के सामने वही भयानक काला साया खड़ा था, जिसको अपने करीब आता देखकर मैं तभी बेहोश हो गया। आंखें खुली तो देखा कि मैं पसीने से तर अपने बिस्तर पर हूँ और मेरे सामने मेरे मम्मी पापा खड़े हैं। इसलिए मैंने उन्हें वो सब बता दिया जो कि मेरे साथ पिछले 2 दिनों से घटा था। इसलिए उसके अगले ही दिन पापा मुझे एक पीर बाबा के पास ले गए, जहाँ पर पीर बाबा से मुझे ये पता चला कि जिस बारिश की रात में ट्यूशन से घर लौट रहा था, वो असल में अमावस की रात थी और उस कब्रिस्तान में मैंने जिसको देखा वो दरअसल एक बुरा जिन था, जो अमावस का फायदा उठाकर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था। पर आगे से ऐसा ना हो, इसलिए उस पीर बाबा ने मुझे 2 तावीज़ दिए, एक मेरे गले में पहनने के लिए और एक मेरे कमरे के दरवाजे पर टांगने के लिए। और साथ ही उस पीर बाबा ने यह भी कहा था कि अगले 3 हफ्तों के लिए मुझे किसी भी तरह का मांस या मच्छी नहीं खाना, जिसके बाद ऊपर वाले के दया से मेरे साथ ये सब होना बंद हो गया। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि राजू के हिसाब से उसके साथ घटी एक सच्ची घटना है। पर इसे सच मानना या ना मानना बिल्कुल आपके ऊपर है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया भर में हर जगह ऐसे कई किस्से हो चुके हैं, लेकिन कभी कभार उसे साबित करने के लिए कोई सबूत न होने की वजह से उन्हें झुठला दिया जाता है। खैर दोस्तों, बात को और आगे ना बढ़ाकर हम सीधे दूसरे घटना की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये जो घटना है वो बंगाल के नीमतला नाम के जगह के आसपास का ही घटना है, जो कि बेसिकली काला जादू को लेकर बहुत ही मशहूर है, जिसके बारे में बताते हुए सुप्रिया ये कहती है कि ये घटना असल में
मेरी बहन नंदिनी के साथ तब घटा था जब उन्होंने अपने नए घर में कदम रखा था। नंदिनी के कुल 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटी। और उन्होंने जहाँ पर रहना शुरू किया था उस घर के ठीक पीछे एक तालाब था, जो कि बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसमें बहुत सारी मछलियाँ थी। पर न जाने क्यों कभी कभी उस तालाब से एक अजीब सी बदबू आती थी, किसी सड़े हुए चीज की बदबू, जो कि अक्सर उनके पूरे घर में फैल जाता था, खास करके दोपहर और शाम के वक्त। इसलिए शुरुआत में उन्हें ऐसा लगता था कि शायद तालाब में कोई मछली मरी होगी। और अब जब ये घटना उनके साथ हर रोज ही होता था तो ऐसे में वो इसे नॉर्मल समझने लगे थे। लेकिन तभी एक दिन जब नंदिनी अपने घर में बैठकर मछली काट रही थी, तभी फिर से वही बदबू आना शुरू हो गया। पर इस बार वो बदबू कुछ ज्यादा ही गंदा था, लेकिन नंदिनी ने इस पर गौर नहीं किया। लेकिन मछली को काटने के बाद जैसे ही नंदिनी उस मछली के कचरे को तालाब में फेंकने गई, वैसे ही नंदिनी को ऐसा लगा कि जैसे उसके पीछे कोई है। पर इससे पहले कि वो पीछे मुड़ती, कोई पीछे से भारी आवाज में ये कहने लगा, मत फेंको उसे, मुझे दे दो। जिसको सुनकर नंदिनी पहले तो थोड़ा घबरा गई थी, क्योंकि उस वक्त उसका पति भी काम पर था और वो घर पर अपने बच्चों के साथ अकेली थी। लेकिन नंदिनी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो देखती है कि वो तो उसका पति यानी कि रवि है। लेकिन न जाने क्यों रवि का दोनों आंख एकदम लाल हो रखा था, ऐसे मानो कि जैसे उसे आंख आया हो। इसलिए नंदिनी ये देखने के लिए आगे बढ़ी कि कहीं रवि बीमार तो नहीं है। लेकिन जैसे नंदिनी रवि के पास गई, वैसे ही रवि ने उस मछली के कचरे को छीनकर नंदिनी के सामने खाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर नंदिनी रवि से उस कचरे को छीनने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन वो किसी भी हाल में रवि को नहीं रोक पाई। जिसकी अद्भुत बात तो ये थी कि रवि को ये सब बाद में बिल्कुल भी याद नहीं था। लेकिन फिर भी अगर ये घटना यहीं पर समाप्त हो जाता तो शायद सभी के लिए अच्छा होता। लेकिन इस घटना के 2 दिन बाद ही नंदिनी के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि उस घटना के 2 दिन बाद नंदिनी के कुछ पाले हुए बतख अचानक से उसे नहीं मिलते, जो कि हर वक्त उसके घर के पीछे वाले तालाब में ही रहते थे। इसलिए उन बतख के ना मिलने पर नंदिनी शाम के वक्त तालाब के पास उन्हें ढूंढने जाती है। लेकिन उस वक्त नंदिनी ने जो देखा वो आज तक उसे भुला नहीं पाई। उसने देखा कि साड़ी पहने एक काली औरत उसके बतख को कच्चा चबा रही है, जिसके आंखें एकदम लाल और दांत किसी जानवर जैसे लंबे थे और हाथ में बड़े बड़े नाखून भी, जिससे वो उन बतख को नोच नोच कर खा रही थी। इसलिए इस खौफनाक नज़ारे को देखकर नंदिनी की चीखें निकल गई थी। लेकिन उन चीखों को सुनकर वो काली औरत भागी नहीं, बल्कि वो नंदिनी के पास आकर उसके बालों को पकड़कर घसीटते हुए तालाब के किनारे ले गई और फिर वहां जाकर उसने नंदिनी को तालाब में डुबाना शुरू कर दिया। हालांकि नंदिनी खुद को बचाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उस औरत के ताकत के सामने नंदिनी सिवाय मदद मांगने के कुछ नहीं कर पा रही थी, जिसे खुशकिस्मती से उस दिन नंदिनी की बेटी ने सुन लिया था। इसलिए जैसे ही वो घर के बाहर निकली, वैसे ही उसने मदद के लिए आस पड़ोस के लोगों को बुलाना शुरू कर दिया था। लेकिन उन लोगों के वहां पहुंचने से पहले ही साड़ी में वो काली औरत तालाब में छलांग तो लगाती है, लेकिन किसी ने भी उसे तालाब से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। इसलिए आस पड़ोस की बात मानकर नंदिनी उसके अगले दिन एक तांत्रिक के पास गई, जहां पर मैं भी उसके साथ थी। इसलिए उन घटनाओं को सुनकर तांत्रिक ने हमें यह बताया कि नंदिनी बहुत ही खुशकिस्मत है जो कि उस हमले से बच गई। जिसको कहते हुए उस तांत्रिक ने यह भी कहा कि नंदिनी के घर के पीछे जो तालाब है, उस जगह पर पहले लोग काला जादू का प्रयोग करते थे। यहाँ तक कि कई तांत्रिकों ने वहां पर नर बलि भी दिया था। इसलिए आज भी उनकी आत्माएं वहां पर भटकती है। जिसको कहकर उस तांत्रिक ने नंदिनी को मंत्रों से झाड़ फूक करके एक तावीज देते हुए कहा कि इस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाओ, क्योंकि वो सभी आत्माएं बहुत ही शक्तिशाली है
और उन्हें वहां से हटाने की क्षमता मुझ में भी नहीं है, जिसके वजह से इस घटना के 1 महीने के अंदर ही नंदिनी और उसके परिवार ने दूसरे जगह पर शिफ्ट होना ही सही समझा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।